प्रिय विद्यार्थियों, हमारा जीवों में जनन वाला चैप्टर चल रहा था। आज हम उसका पार्ट 3 पढ़ेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम देख चुके हैं जनन के बारे में, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन के प्रकार, वो सब हम पढ़ चुके हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में। आज पार्ट 3 है और ये लास्ट है, आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आज पढ़ेंगे हम जीवन की प्रावस्थाओं के बारे में। किसके बारे में? जीवन की प्रावस्थाओं के बारे में। यानी कोई जीव का जन्म होता है और जब तक उसकी मृत्यु होती है तो वो किन किन अवस्थाओं से गुजरता है, उसी को हम बोलते हैं जीवन की प्रावस्थाएं। जैसे आपने सुना होगा बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये सब क्या होती हैं? अवस्थाएं होती हैं। ठीक है। अब आपकी बुक में 3 अवस्थाओं के बारे में बताया गया है। ठीक है। इसमें से पहली है आपकी किशोरावस्था। किशोरावस्था क्या होती है? देखो, सभी जीवधारी लैंगिक रूप से परिपक्व होने से पूर्व एक निश्चित कायिक अवस्था से होकर गुजरते हैं। इसके पश्चात ही वह लैंगिक जनन कर सकते हैं। इस अवस्था को किशोर अवस्था कहते हैं। इसकी अवधि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है। यानी कोई भी जीव है, जब तक वो लैंगिक रूप से परिपक्व होता है, ठीक है, लैंगिक रूप से परिपक्व जब हो जाता है वो, तो उससे पहले की जो अवस्था है वो अवस्था कौन सी कहलाएगी? किशोर अवस्था कहलाएगी। ठीक है। ये अवस्था अलग अलग जीवों में अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न जीवों में। किसी में 10 साल, किसी में 12 साल, किसी में 18 साल, अलग अलग अवस्थाओं में होती है ये। ठीक है। तो तुम्हें इतना याद रखना है, किशोर अवस्था पूछे तो एक किशोर चरण सभी जीवधारी लैंगिक रूप से परिपक्व होने से पूर्व की, यानी लैंगिक रूप से परिपक्व होने से पहले की जो अवस्था है उसे किशोर अवस्था कहते हैं। कोई जीव जनन करने लायक जब होता है तो उससे पहले की जो अवस्था है वो अवस्था किशोर अवस्था कहलाती है। दूसरी है आपकी जनन अवस्था। जनन अवस्था क्या होती है? यह है किशोर अवस्था के बाद की अवस्था जनन अवस्था कहलाती है। यानी किशोर अवस्था के बाद में जो अवस्था शुरू होती है उसे क्या बोलते हैं? जनन अवस्था बोलते हैं। इस अवस्था में जीव जो है जनन करने लायक हो जाता है, उसमें प्रजनन क्षमता विकसित हो जाती है। जीव जनन कर सकता है, इस अवस्था में आकर संतान उत्पन्न कर सकता है। ठीक है। तो जिस अवस्था में जीव संतान उत्पन्न करने लायक हो जाता है उस अवस्था को जनन अवस्था कहते हैं। यानी वो जनन कर सकता है। इस अवस्था में मनुष्य में यौवन आरंभ तथा अनेक शारीरिक परिवर्तन होने लगते हैं। बोलते ना युवावस्था। ठीक है। तो वही है यौवन आरंभ तथा अनेक शारीरिक परिवर्तन होने लगते हैं। दाढ़ी मूछें निकल आती है मनुष्य की। ठीक है। और भी बहुत सारे परिवर्तन होने लगते हैं। आवाज़ भारी हो जाती है इस अवस्था में आकर। और मुख्य रूप से क्या है, इसमें जीव जनन करने लगता है। तीसरी है जीर्ण अवस्था। जीर्ण अवस्था किसे कहते हैं? यह जीवन की अंतिम अवस्था है। ठीक, यह जीवन की अंतिम अवस्था है। जन्म अवस्था की समाप्ति पर जीर्ण अवस्था प्रारंभ होती है। जैसे जन्म अवस्था समाप्त होगी उसके बाद क्या होगा? जीर्ण अवस्था प्रारंभ हो जाएगी। और इस अवस्था में प्रजनन क्षमता समाप्त हो जाती है। इस अवस्था में आकर जीवों में संतान उत्पन्न की क्षमता समाप्त हो जाती है। शरीर के अंग धीरे धीरे कार्य करना बंद कर देते हैं। हमारे जो अंग है शरीर के, वो सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाते हैं इस अवस्था में आकर, और लास्ट में आकर जीव मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो 3 अवस्था हैं आपकी। किशोर अवस्था यानी जनन अवस्था से पहले की अवस्था किशोर अवस्था कहलाती है। और जनन अवस्था जिस अवस्था में जीव जनन करने लायक हो जाता है, उसमें संतान उत्पन्न की क्षमता विकसित हो जाती है, उस अवस्था जनन अवस्था। और जनन अवस्था के बाद की जो अवस्था होती है उसे जीर्ण अवस्था कहते हैं। ठीक, इसमें उसके अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं और उसमें प्रजनन क्षमता समाप्त हो जाती है। अब आगे लैंगिक जनन की घटनाएं।
जो जीव लैंगिक रूप से जनन करते हैं उनके शरीर में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। तो इस आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। निषेचन पूर्व की घटना, निषेचन और निषेचन पश्च घटना। निषेचन पूर्व की घटना मतलब निषेचन से पहले की घटना। निषेचन से पहले की जो घटनाएं होती हैं उन्हें निषेचन पूर्व घटनाएं बोलते हैं, और निषेचन करने के बाद में जो घटनाएं होंगी उसे निषेचन पश्च घटनाएं बोलते हैं। तो हम पहले पढ़ेंगे निषेचन पूर्व घटनाएं। निषेचन पूर्व घटनाएं कौन कौन सी होती हैं, देखो। एक होती है युग्मक जनन। क्या होती है? युग्मक जनन। यानी निषेचन से पूर्व जीवों में क्या बनते हैं? युग्मक बनते हैं। क्या बनते हैं? युग्मक बनते हैं। तो उन्हीं युग्मकों की बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? युग्मक जनन कहलाती है। और युग्मक कौन से? नर युग्मक, मादा युग्मक, ये बनते हैं निषेचन करने से पहले। यानी शुक्राणु और अंडाणु। शुक्राणु पुरुष में और अंडाणु किसमें? फीमेल में। ठीक है। युग्मकों के निर्माण के दौरान अर्धसूत्री विभाजन होता है। जो युग्मक जो बनते हैं उसमें विभाजन कौन सा होता है? किस प्रकार का होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। युग्मक जनन में अगुणित युग्मक बनते हैं। जो युग्मक जो बनते हैं युग्मक जनन में, यानी अंडाणु और शुक्राणु, वे कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं। यानी उसमें गुणसूत्र का क्या एक सेट पाया जाता है। युग्मक के प्रकार देखो। युग्मक भी 2 प्रकार के होते हैं, समयुग्मक और दूसरा होता है विषम युग्मक। समयुग्मक कौन सा होता है? अनेक शैवालता कवकों में नर और मादा युग्मक बाह्य आकृति और साइज में क्या होते हैं? समान होते हैं। इन्हें समयुग्मक बोलते हैं। यानी जिन जीवों में नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों एक जैसे हों, एक समान हों देखने में, उन्हें हम क्या बोलेंगे? समयुग्मक बोल देंगे। जैसे यूलोथ्रिक्स और क्लेमाइडोमोनास। ठीक। इनमें क्या होता है? समयुग्मक पाए जाते हैं। नर और मादा एक जैसे होते हैं, कोई अंतर नहीं होता। विषम युग्मक, नर और मादा युग्मक असमान होते हैं इसमें। ठीक है। यानी नर युग्मक अलग होगा, मादा युग्मक अलग देखने में उसकी आकृति होगी। नर युग्मक आकार में छोटा और मादा युग्मक आकार में क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है। नर युग्मक को शुक्राणु तथा मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं। तो अब जानेंगे समयुग्मक और विषम युग्मक। ठीक। अब पढ़ेंगे हम जंतुओं में लैंगिकता। देखो, लैंगिकता के आधार पर जीव 2 प्रकार के होते हैं। लैंगिक कौन से एक होते हैं? एकलिंगी जीव। एकलिंगी जीव कौन से होते हैं? वे जीव जिनमें शरीर में एक ही प्रकार के जनन अंग पाए जाते हैं तथा वे एक ही प्रकार के युग्मक नर अथवा मादा उत्पन्न करते हैं, उन्हें एकलिंगी जीव कहते हैं। यानी ऐसे जीव जिनके शरीर में एक ही प्रकार के नर युग्मक हों, या तो नर हों या मादा हों, यानी जिनमें नर और मादा अलग अलग पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एकलिंगी जीव कहते हैं। जैसे कुत्ता में नर अलग होता है, मादा अलग होती है। बिल्ली में भी मेल फीमेल अलग होते हैं। मनुष्य में भी मेल फीमेल अलग अलग होते हैं। ठीक है। तो ये सभी जीवों को हम क्या बोलेंगे? एकलिंगी जीव हैं ये, यानी जिसमें एक ही प्रकार का लिंग हो। ठीक है, मेल या फीमेल। और द्विलिंगी जीव कौन से होते हैं? वे जीव जिनके शरीर में नर एवं मादा जननांग दोनों पाए जाते हैं तथा वे नर एवं मादा दोनों प्रकार के युग्मक उत्पन्न करते हैं। यानी ऐसे जीव जिसमें नर और मादा युग्मक दोनों एक ही जीव में पाए जाते हैं। ठीक है। एक ही जीव में नर जनन अंग भी होगा और मादा जनन अंग भी होगा और जीव एक ही होगा। ठीक है। तो नर और मादा जनन अंग दोनों एक ही जीव के अंदर पाए जाते हैं, तब उन जीवों को हम क्या बोलते हैं? द्विलिंगी जीव कहते हैं। जैसे हाइड्रा, केंचुआ, स्पंज। केंचुए में क्या होता है? केंचुआ देखा होगा सभी ने, बारिश में जो होता है, बारिश के मौसम में बाहर निकल आता है, वह ज़मीन में रहता है। ठीक है। और केंचुआ को किसान का मित्र भी बोलते हैं। तो केंचुए में नर और मादा युग्मक दोनों एक ही जीव के अंदर होते हैं। ऐसा ना नर केंचुआ अलग हो, मादा केंचुआ अलग हो, ऐसा नहीं होता है। एक ही में नर और मादा दोनों होते हैं। तो ऐसे जीवों को हम क्या बोलते हैं? द्विलिंगी जीव
कहते हैं। अब इसी प्रकार से पादपों में लैंगिकता भी होती है। ठीक है, पादपों में भी होते हैं एकलिंगी पुष्प और द्विलिंगी पुष्प। ठीक है, तो एकलिंगी पुष्प किसे बोलेंगे? ऐसे पुष्प जिनमें या तो पुंकेसर या स्त्री केसर पाए जाते हैं। ठीक है, यानी ऐसे फूल जिनमें या तो नर होंगे वे या मादा होंगे, एक ही होंगे। ऐसा नहीं एक में दोनों हों, ऐसा नहीं। एक पुष्प होगा तो वो पुष्प या तो मादा होगा या नर। ठीक है, तो ऐसे पुष्प को हम एकलिंगी पुष्प बोलते हैं। जैसे नारियल, मक्का, सहसूती सब कहते हैं एकलिंगी पुष्प बोलते हैं। यानी नर पुष्प अलग होगा, मादा पुष्प अलग होगा। ऐसे पुष्पों को हम एकलिंगी पुष्प बोलते हैं। द्विलिंगी और उभयलिंगी पुष्प, जब पुष्प में नर जननांग पुंकेसर और मादा जननांग इस तरीके से दोनों की उपस्थिति हो तो ऐसे पुष्पों को द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। पौधों का जो नर भाग होता है उसे पुंकेसर बोलते हैं और पौधों का जो मादा भाग होता है उसे स्त्री केसर बोलते हैं। तो जब पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर नर भाग और मादा भाग दोनों एक ही पुष्प में पाए जाएं तो ऐसे पुष्पों को हम बोलते हैं उभयलिंगी पुष्प। जैसे मटर, गुड़हल, सरसों, ठीक है, आदि। गुड़हल का पुष्प सबने देखा होगा, आप देखना तोड़ कर, नर भाग और मादा भाग दोनों एक ही में पाए जाते हैं उसमें। और नंबर 3 होता है एकलिंगाश्रयी पादप, यानी एकलिंगाश्रयी पौधे। तो एकलिंगाश्रयी पौधे कैसे होते हैं? जिस पादप पर एक ही प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं उन्हें एकलिंगाश्रयी पादप कहते हैं। यानी ऐसे पौधे जिन पर एक ही प्रकार के पुष्प पाए जाएंगे, उस पौधे पर या तो सब नर ही पुष्प होंगे या फिर मादा ही पुष्प होंगे, तो उन पौधों को हम क्या बोलते हैं? एकलिंगाश्रयी पौधे बोलते हैं। जैसे पपीता, सहसूत, मार्केंसिया। द्विलिंगाश्रयी पादप कैसे होते हैं? ऐसे पौधे जिन पर नर पुष्प भी हों और मादा पुष्प भी हों, ऐसे पुष्पों को हम बोलते हैं द्विलिंगाश्रयी पौधे या द्विलिंगाश्रयी पादप। जैसे मक्का, नारियल, कुकुरबिटेसी, खीरा, ककड़ी, तरबूजे, ये सब कैसे होते हैं? द्विलिंगाश्रयी पादप होते हैं। कद्दू की बेल देखी होगी आपने, उस पर क्या होता है? नर पुष्प भी होता है और मादा पुष्प, दोनों एक ही पर होते हैं। एक ही बेल होगी और उसी पर नर पुष्प होगा और उसी पर मादा पुष्प होगा, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं? द्विलिंगाश्रयी पादप बोलते हैं। अब पढ़ते हैं निषेचन क्या होता है। ठीक है, तो निषेचन नर तथा मादा युग्मकों के संलयन को निषेचन कहते हैं। यानी नर युग्मक शुक्राणु, मादा युग्मक अंडाणु दोनों जब मिलेंगे, ठीक है, आपस में, तो उस क्रिया को हम क्या बोलेंगे? निषेचन बोलेंगे। ठीक है, अभी हम निषेचन के अगले पाठ में ही पढ़ना है हमें विस्तार से, यहाँ पे हमें जानकारी लेनी है बस। निषेचन 2 प्रकार का होता है। आंतरिक निषेचन होता है पहला और दूसरा होता है बाहरी निषेचन। तो आंतरिक निषेचन क्या होता है? जब निषेचन की क्रिया मादा शरीर के अंदर होती है तो इसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। यानी जब नर और मादा युग्मक किसी मादा के शरीर के अंदर मिलेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? आंतरिक निषेचन। जैसे मनुष्य, बंदर, मनुष्य में ऐसा होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों कहाँ मिलते हैं? फीमेल के गर्भाशय में जाकर मिलते हैं। ठीक है, जो फैलोपियन ट्यूब होती है वहाँ पर जाकर दोनों मिलते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक। तो हम वो मनुष्य में कैसा निषेचन हो गया? मादा शरीर के अंदर मिल रहे हैं वे, तो ये हो गया हमारा आंतरिक निषेचन। बंदर, गाय, भैंस, बकरी, ये सब कैसे होते हैं? आंतरिक निषेचन। यानी निषेचन जिनके शरीर के अंदर हो उससे बोलेंगे आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन, जब निषेचन की क्रिया शरीर के बाहर हो तो इसे बाह्य निषेचन कहते हैं। इस प्रकार के निषेचन हेतु जलीय माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे मेढक, देखो क्या होता है इसमें बाह्य निषेचन में, जीव क्या होता है? शुक्राणु छोड़ देता है और क्या छोड़ता है? अंडाणु छोड़ देता है जल में, और वे दोनों जल में मिल जाते हैं, यानी शरीर से बाहर मिल रहे हैं जल में, तो इसे हम बोलेंगे बाह्य निषेचन। मेढक वगैरह ये सब।
अब जानते हैं हम अनिषेक जनन क्या होता है। अनिषेक जनन या पार्थिनोकार्पी। तो जब बिना निषेचन के जनन की क्रिया को अनिषेक जनन कहते हैं। जब बिना निषेचन के ही जनन की क्रिया हो जाती है तो हम इसे बोलते हैं अनिषेक जनन। ठीक है। इसमें मादा युग्मक नर युग्मक से संयोजित हुए बिना ही युग्मन में मिल जाता है। इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक मिलाएंगे नहीं, बिना मिले ही जाइगोट बन जाएगा। ठीक है, यानी भ्रूण बन जाएगा। तो हम इसे बोलेंगे अनिषेक जनन। जैसे मधुमक्खी कुछ छिपकलियाँ भी होती हैं इसमें। और निषेचन पश्च घटनाएं। निषेचन पश्च घटनाएं कौन सी होती हैं, यानी निषेचन के बाद की घटनाएं कौन सी होती हैं। निषेचन के पश्चात युग्मनज का निर्माण होता है। निषेचन हो गया, निषेचन के बाद क्या होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक है, और युग्मनज यानी जाइगोट का निर्माण होता है, और वही जाइगोट भ्रूण में बदल जाता है, और वही भ्रूण क्या होता है, शिशु के रूप में जन्म होता है। युग्मनज से भ्रूण तथा भ्रूण से नया जीव बनता है। इस क्रिया को भ्रूणोद्भव कहते हैं। युग्मनज का निर्माण हुआ निषेचन के बाद, युग्मनज से भ्रूण बना और भ्रूण से नया जीव बनता है। इस क्रिया को भ्रूणोद्भव कहते हैं। युग्मनज, युग्मनज से भ्रूण और भ्रूण से नया जीव। युग्मनज के विकास के आधार पर जंतुओं के प्रकार देखो, अंडप्रजक और सजीव प्रजक जीव होते हैं। तो वे जीव जिनमें युग्मनज का विकास मादा शरीर के बाहर होता है तथा वे कैल्शियम युक्त कठोर कवच से ढके रहते हैं, उन्हें अंडप्रजक कहते हैं। यानी ऐसे जीव जो अंडे देते हैं, अंडे देने वाले जीवों को हम कहते हैं अंडोप्रजक। इसमें क्या होता है, जीव अंडे देंगे, ठीक है, बाहर उसी में विकास होगा भ्रूण का, युग्मनज का, जैसे पक्षी, मेढक, सरीसृप। सजीव प्रजक ऐसे जीव जिनमें युग्मनज का विकास मादा शरीर के अंदर होता है। इसमें क्या होता है, भ्रूण का विकास जो होता है मादा शरीर के अंदर होता है, यानी जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं, जो डायरेक्ट बच्चों को जन्म देने वाले जीव हैं, उन्हें बोलते हैं सजीव प्रजक। ठीक है, ये जीव एक निश्चित अवधि बाद प्रसव क्रिया के द्वारा शिशु को जन्म देते हैं, उन्हें सजीव प्रजक कहते हैं। जैसे मनुष्य, खरगोश, हिरण, गाय, भैंस आदि ये सब कैसे होते हैं, सजीव प्रजक होते हैं। तो अब आपका पार्ट कंप्लीट हो चुका है ये इस वीडियो में। अब आपको एक बार रिवाइज और करना है, पार्ट आपका पूरा आपके दिमाग में बैठ जाएगा। पूरी वीडियो एक बार और देख लो आप, तो आपका पार्ट अभी कंप्लीट हो जाएगा ये। ठीक, धन्यवाद। अब अगला पार्ट कमेंट करके बताओ कौन सा पढ़ना है।